हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो प्रश्न नीति नीट क्वेश्चन आवर सीरीज में आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, दो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं ए और बी। एक पे चार्ज है प्लस क्यू और दूसरे पे है माइनस क्यू। वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। अब क्या हुआ, 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी। ए से 25% चार्ज जो है वो बी में चला गया। तो मेरा फोर्स कितना बन जाएगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट चार्ज इज क्यू। ये है ए और ये है बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर लिया आर। इस पे इनिशियल चार्ज था, इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू। अब क्या हुआ कि इससे 25% चार्ज मेरा गया, मतलब Q बाई 4 का जो चार्ज है वो इसमें से निकल के इसमें चला गया। तो रिमेनिंग चार्ज इसमें कितना हो गया। अब इसमें जो चार्ज बचा वो कितना हो गया, Q माइनस क्यू बाई 4 मीन्स 3Q बाई 4। और ये हुआ माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4 मीन्स 3Q बाय 4 माइनस का। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू इनिशियल फोर्स F था, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां पर अब F डैश अगर जो फोर्स अगर मैं कहूं तो वो क्या हो जाएगा, K 3Q बाई 4 इंटू अगेन 3Q बाई 4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, R स्क्वायर मीन्स 9/16 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल है, एफ के, मीन्स 9/16 एफ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि सपोज अ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में है माइनस ई और दूसरे में है E प्लस डेल्टा E। If the net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom placed at a distance d apart is 0, then delta E is of the order। डेल्टा E की वैल्यू क्या होगी, किस ऑर्डर का होगा, बस मुझसे ये पूछा गया है। तो टोटल चार्ज अगर मैं कहूं वो क्या हो जाएगा, माइनस ई प्लस डेल्टा ई मीन्स डेल्टा ई का चार्ज है एक्चुअल में टोटल। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मेरी के डेल्टा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन के। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो जाएगा कैपिटल जी, दोनों हाइड्रोजन है इसलिए एम स्क्वायर एम एच स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। नेट फोर्स क्या कह रहा है, 0 मीन्स एफ ई इज इक्वल टू एफ जी
मीन्स कैपिटल G mh स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू k डेल्टा E स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। तो इससे मेरी डेल्टा E स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ये d स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, G mh स्क्वायर अपॉन k। तो डेल्टा E इज इक्वल टू G mh स्क्वायर अपॉन k द होल 1/2। अब कैपिटल G की वैल्यू मेरी होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -27 और K होता है मेरा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ये वैल्यू जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डेल्टा E मेरा अप्रोक्सीमेट किस ऑर्डर के आता है? 10 टू दी पावर -37। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर हैं सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग। अब उस पर चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ सेपरेशन भी होगा बीच में। आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है मतलब इसमें भी अगर Q का चार्ज है तो इधर भी Q का चार्ज है। दोनों के बीच का इनिशियली जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L। बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द साइड। दोनों जगह से चार्ज थोड़ा सा लीक करने लगा एट कांस्टेंट रेट। As a result, the sphere approaches each other with a velocity v। अब उसके बाद क्या हुआ, दोनों एक चार्ज कम होता चला गया तो ये पास में आने लगे with a velocity v। The v varies as a function of x। तो मान लिया किसी इंस्टेंट पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, x। तो जो फोर्स और रिपल्शन लगेगा वो क्या होगा, k F इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब इलेक्ट्रो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो लगेगा mg इस डायरेक्शन में, टेंशन इधर लगेगा, लेट दिस एंगल इज थीटा तो ये भी थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इस डायरेक्शन में, ये हो गया मेरा t cos थीटा और इधर हो जाएगा t sin थीटा। तो t cos थीटा ये तो मेरा हो जाएगा mg के इक्वल, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब t sin थीटा और Fe, t sin थीटा मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, Fe के। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg मीन्स k q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर। अब जरा देखो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिस्टेंस हो जाएगा लेट्स से ये हो जाएगा x/2। तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन x/2 अपॉन L मीन्स x अपॉन 2L एंड एज थीटा इज वेरी स्मॉल तो ये हो जाएगा x अपॉन 2L इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर।
तो इससे क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, क्यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो q इज प्रोपोर्शनल टू x टू दी पावर 3/2। तो dq बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू 3/2 x की पावर 1/2 इंटू dx अपॉन dt। dx अपॉन dt मेरा क्या है, d मीन्स d is proportional to 1 upon x की पावर 1/2 means b is proportional to x to the power -1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहां देखो, यहां क्या कह रहा है कि दो पिथबॉल हैं, दोनों पे चार्ज इक्वल है, इस पे भी Q, इस पे भी Q। ये एंगल मैंने एज्यूम कर लिया थीटा। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R। इस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे थे, मतलब इस टाइम पे अगर मैं कहूं कि इसमें वेट हो गया mg डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स इस तरफ, Fe यहां लगेगा, ये थीटा, T cos थीटा एंड दिस इज T sin थीटा। means T cos theta is equal to mg and T sin theta is equal to k q square अपॉन r स्क्वायर। तो इससे मेरा tan थीटा क्या आ जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन m g r स्क्वायर। अब यहां अगर मैं ये वैल्यू कहूं तो ये तो वैल्यू r/2 हो जाएगी। थीटा मेरा बहुत स्मॉल अगर मैं लूं तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगा r/2 अपॉन l। r/2l इज इक्वल टू, और r/2y, तो r/2y के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर। दिस आई एम सेइंग इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया गया, नाउ द स्ट्रिंग इज ऑफ रिजिडली क्रैम्प एट हाफ द हाइट। अब इसको hy/2 पे कर दिया, तो जो सेपरेशन है वो है r'। तो अब आपको r' की वैल्यू निकालनी है, फिर से वही चीज, अगेन इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, कलर चेंज कर लेता हूं, ये हो गया mg, अगेन टेंशन इधर, दिस एंगल विल बी थीटा, दिस विल बी Fe T sin थीटा, दिस इज T cos थीटा। तो इससे मेरा जो tan, इसको बोल दिया, अब मेरा एंगल था थीटा डैश, तो tan थीटा डैश की जो वैल्यू होगी वो k q स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश स्क्वायर। अगेन थीटा अगर मेरा बहुत स्मॉल है तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r'/2 अपॉन y/2। tan थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी r/2 डिवाइडेड बाई y/2 मीन्स r डैश अपॉन y। तो r डैश अपॉन y इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन एम जी आर डैश स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए।
तो r डैश अपॉन इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो r डैश अपॉन r बाय 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर, मीन्स r डैश क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय 2 r क्यूब, मीन्स r डैश इज इक्वल टू r अपॉन 2 to the power 1 by, so option number D is the correct answer. Again, two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance D. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. Means electrostatic force क्या हो जाएगा? F is equal to K Q square upon D square. Means Q is equal to Q square is equal to F D square upon K. Means Q square is equal to 4 pi epsilon naught F into D square. Now Q is equal to under root of 4 pi epsilon naught F D square, और Q मेरा किसके इक्वल होता है? N into E, where N is the number of electrons. So N is equal to under root of 4 pi epsilon naught F into D square upon E. Yeah, N is equal to under root of 4 pi epsilon naught F D square upon E. 4 pi epsilon naught F D square upon E square. Option number C is the correct answer. क्या कह रहा है कि एक चार्ज Q is placed at the center of a line joining two charges capital Q. एक चार्ज कैपिटल Q ये है, ये मिड पॉइंट पे एट द सेंटर एक स्मॉल q का चार्ज रखा. द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. तो q की वैल्यू निकालनी है. मिड पॉइंट पे है मतलब ये डिस्टेंस r बाई 2 हो गया. टोटल डिस्टेंस अगर r है, इस पॉइंट p f एट q क्या हो जाएगा? इसकी वजह से, दोनों की वजह से जो चार्ज लगेगा, मीन्स k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. इक्विलिब्रियम पे टोटल f एट q इज इक्वल टू 0, और a बोल दूं a और b, तो f एट a इज इक्वल टू 0 प्लस k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0. तो स्मॉल q मेरा कितना आ गया? माइनस कैपिटल Q बाय. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. एक एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट. रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 दे रखी है, फ्रॉम ए वर्टिकल हाइट h in a uniform and vertically upward direction, electric field E. The direction of electric field is now reverse, keeping its magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. तो एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन को, एक बार प्रोटॉन को करा. The time of fall of electron in comparison to time of proton. एक जनरल, अगर मैं कोई एक चार्ज Q है, Q के टर्म में मैं कर रहा हूं, अगर वो फॉल हो रहा है तो Q इंटू E इज इक्वल टू ma. तो एक्सेलरेशन विल बी QE अपॉन m. h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन ए, 2h अपॉन ए इज QE by m, मीन्स T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की बात करूं चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चार्ज मेरा सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, हाइट सेम है, मीन्स टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट m। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन टाइम ऑफ प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब एक टॉय कार है विद ए चार्ज Q moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of uniform electric field E. Due to a force, एक QE का फोर्स लगेगा। Its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second। मतलब यहां से मैं t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकेंड। At that instant the direction of the field is reversed। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले अगर ये डायरेक्शन था, डायरेक्शन रिवर्स करते ही मेरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग गया, जा आगे रहा है, इसका मतलब अब रिटार्डेड मोशन होने लग जाएगा। ठीक, रिटार्डेड मोशन होगा। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड, 2 सेकेंड तक और होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी में, जब मुझे एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस पहले निकालना होगा। चलिए, टोटल टाइम जो है वो है मेरा 3 सेकेंड। तो 0 से 1 तक तो मेरा ये मोशन हुआ, एक्सेलरेटेड पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालूंगा? A इज इक्वल टू, वेलोसिटी मेरी चेंज हो रही है 0 से 6, मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम मींस 6 माइनस 0 अपॉन 1 मींस 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां जो एक्सेलरेशन है वो मेरा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब यहां से यहां तक तो निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही है, तो एक्सेलरेशन उसी रेट से कम होगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। t इज इक्वल टू 1 से अब मेरी वेलोसिटी अगर मैं बात करूं तो v एट c इज इक्वल टू u। u कौन सा होगा? इस पॉइंट को b बोल दिया, इस पॉइंट को a कह दिया। u एट b इंटू टी माइनस u माइनस ए टी, u माइनस ए इंटू टाइम कितना है 1 से लेकर, ये वैल्यू मेरी 0। देखो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट 1 सेकेंड, चलिए एक काम, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेलोसिटी एट c, किस पॉइंट टाइम पे वेलोसिटी 0 हो रही है? u एट b मीन्स 6 माइनस 6 इंटू टी मीन्स t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब यहां पर
जैसे ही t इज इक्वल टू 2 सेकंड पहुंचेगा, क्योंकि इस यहां से जर्नी की बात कर रहा हूं, 0 से 1 सेकंड पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर 1 से 2 सेकंड पे जैसे ही यहां पहुंचेगा, यहां पर वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। अब वो आगे जा रहा है, इसका मतलब वो वापस गया, कहीं पहुंच रहा है, यहां पहुंच रहा है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यहां पर भी रिवर्स है, इसलिए माइनस है। अब टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो 0 टू 1 सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो S1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 0, प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 1, मीन्स S1 की वैल्यू आ गई 3 मीटर। नो 1 से 2 सेकंड की अगर मैं बात कर रहा हूं, 1 से 2 सेकंड की बात करूंगा तो S2 अगर मैं कहूं तो यहां वेलोसिटी हो गई 6 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 6 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा 6 माइनस 3 मीन्स 3 मीटर। S2 भी मेरा आया 3 मीटर। अगेन 2 से 3 सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, S3, यहां पर फिर से वेलोसिटी 0 थी, मीन्स 0 माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 6 इंटू 1 स्क्वायर, तो S3 आ जाएगा माइनस 3 मीटर। नाउ टोटल डिस्टेंस मेरा कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हो जाएगा 9 मीटर। और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6, 6 माइनस 3, 3 मीन्स 3 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मीन्स 3/3, 1 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स 9/3 मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये एक स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L ये रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब ये मेरा प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मल टू द सरफेस। पाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। अब इसका अगर मैं कहूंगा एक कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा, दूसरा हो गया ई साइन थीटा, लेकिन दोनों ही कंपोनेंट जो हैं वो इस सरफेस के नॉर्मल नहीं है। एक कंपोनेंट इस सरफेस के पैरेलल जा रहा है, एक इस सरफेस के इधर जा रहा है। इस सरफेस से कोई भी फील्ड मेरी पास हो ही नहीं रही है, इसलिए टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज क्रॉसिंग टू दी मीन्स टोटल फ्लक्स इज 0। अब यहां पर भी वही चीज है, उसी तरीके से क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर अगर मैं कहूं इससे क्या होगा, आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ये, तो दोनों के बीच का एंगल 90। पाई इज इक्वल टू ई
डॉट ds मीन्स E ds cos थीटा। अब इस केस में मेरा थीटा क्या हो रहा है 90 डिग्री, मीन्स cos 90 0, टोटल फ्लक्स इज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस एट ए डिस्टेंस एल। तो ये क्या एज्यूम कर रहे हैं, ये क्या फॉर्म कर रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होती है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो किसी भी पोजीशन पे हो E is directly proportional to 1 by r cube। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पोलर मॉलिक्यूल्स आर दी मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स हमारे कैसे फॉर्म कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब दो चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। यहां पर एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, सेपरेटेड बाय एक डिस्टेंस। तो ये क्या फॉर्म करा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक हमेशा परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इसलिए हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, therefore electric dipole, and an electric dipole have permanent electric dipole moment which is equal to q into d, and direction from negative to positive. So polar molecule have permanent electric dipole। यहां क्या कर रहा है, तीन चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू, माइनस 2q और प्लस क्यू, इनकी पोजीशंस दे रखी हैं। चलिए बना देते हैं पोजीशन। x y z, यहां पर है -2q प्लस क्यू, इधर है मेरा प्लस क्यू, ये दे रखा है। y इज इक्वल टू ए पे, x इज इक्वल टू ए पे, ये पोजीशन हो गई ए, ये भी पोजीशन ए, ये ओरिजिन 0,0। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपसे पूछ रहा है। तो अगर इस असेंबली की बात करूं तो यहां से एक डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू ए का, ये डायरेक्शन में, इधर से भी होगा Q इंटू ए, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहां कहीं होगा। अब दोनों का डिस्टेंस ए, तो ये एंगल हमेशा क्या बनाएगा, एक तो 45 डिग्री, क्लियर। नाउ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा डाइपोल मोमेंट का, अंडर रूट ऑफ क्यू ए होल स्क्वायर प्लस क्यू ए होल स्क्वायर मीन्स √2 टाइम्स क्यू पी रिजल्टेंट। तो √2 टाइम्स क्यू ए, पहली चीज तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या कह रहा है, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए
comma 0 means x is equal to a, y is equal to a and z is equal to 0. यहां से यहां तक ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. रूट 2 QA along the line joining origin and a comma 0. The electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity. तो मान लिया मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज्यूम कर ली, इस डायरेक्शन में है. एक डाइपोल रखा है मैंने, ये -q + q separated by a distance L is equal to 2 cm. This angle is theta और ये आपको दे रखा है 30. The charge on the dipole if the dipole length ये दे रखा है और आपको टॉर्क दे रखा है 4 न्यूटन. तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? P E sin थीटा. ठीक. P is equal to Q into L into E sin थीटा is equal to tau. तो Q is equal to tau upon E L sin थीटा. टॉर्क आपको दे रखा है 4, 30 sin 30 1/2, 4 upon 2 into 10 to the power 5. लेंथ दे रखी है 2 into 10 to the power, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटू sin 30. तो Q की वैल्यू हो जाएगी 2 into 10 to the power -3 कूलम मीन्स 2 मिली. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. The dipole of a dipole moment P is placed in a uniform electric field. टॉर्क मेरा क्या होता है? P क्रॉस, इसको हम लिख देते हैं P E sin. तो टॉर्क विल बी P क्रॉस E. नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. चार्ज दे रखा है Q, ये दे रखा है D, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली what is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere. मतलब एक स्फीयर है ये, की रेडियस मान लिया मैंने कैपिटल R, और कैपिटल R की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और जो ये पॉइंट है ये 15 सेंटीमीटर पे है, मींस पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर. और अगर आउटसाइड द स्फीयर है मींस पॉइंट इज आउटसाइड स्फीयर, देयरफॉर it behaves as point charge. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? K Q by R square. This distance is R. 9 into 10 to the power 9. चार्ज आपको दे रखा है 3.2 into 10 to the power -7 divided by R is distance 15, means 15 into 10 to the power -2 whole. So answer will be 1.28 into 10 to the power 5 Newton per coulomb.
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक थिंग कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल आर दे रखी है, चार्ज दे रखा है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज पार्ट ए के बी, इस ए के बी इतने से पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दे रखी है ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट द सेंटर ड्यू टू, अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, एक रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर होगी आउटवर्ड, इसकी वजह से इधर होगी, मींस ई बी डी, इधर हो जाएगी ई ए सी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी मेरी ई सी डी, और इस डायरेक्शन में हो जाएगी ई ए। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। टोटल ई एट ओ इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म रिंग है। अब ई ड्यू टू पार्ट ए के बी, इसकी वैल्यू दे रखी है ई, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, ए के बी के लिए डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टूवर्ड्स के ओ, डायरेक्शन के ओ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो ई ए बी भी, ई ड्यू टू सी डी, ई ड्यू टू सी डी will be equal and opposite. So E due to ACDB is equal to E, and direction O. So E along OK is the correct answer. What is the flux through a cube of side A if a uniform charge of Q is at one of its corner? मतलब एक मेरे पास क्यूब है, और इसके एक एंड पे, यहां पर एक कॉर्नर पे क्यू का चार्ज रखा है, इसकी साइड है ए। अब यहां पर इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि हमें ये पता है कि टोटल गॉस लॉ लगाएंगे, और गॉस लॉ से देखो कितनी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसके तरफ इधर भी एक क्यूब रख दूं, इधर भी एक क्यूब रख दूं, हर तरफ एक क्यूब से इसको घेर दूं, चारों तरफ क्यूब में लगा दूं, तो ये चार्ज एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इधर भी एक क्यूब लगा दिया मैंने, इधर भी एक क्यूब लगा दूंगा, इधर भी एक क्यूब लगा दूंगा, तो टोटल ये जो क्यूब की लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2a। ये चार्ज अगर मैं 2a लेंथ का क्यूब लगा दूंगा, तो एक क्यूब इस तरफ एक क्यूब इस तरफ, तो ये मिड पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 9। चार्ज Q is at the center of a cube of side 2a। तो टोटल फेसेस कितने हो गए, 8। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 8 फेसेस से, टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ
इज इक्वल टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, so according to Gauss law, flux is equal to Q in by epsilon naught, and Q in, what is Q in? Charge enclosed inside Gaussian surface. तो टोटल चार्ज एनक्लोज है, अगर मैं रेडियस इंक्रीज भी कर दूं तो टोटल चार्ज तो वही सेम रहेगा, मींस द फ्लक्स विल रिमेन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां क्या कह रहा है, एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है जिसका चार्ज है Q, phi is the electric flux in associated with curved surface B। चलिए, तो अगर इसमें चार्ज Q है तो मेरे पास देखो कितने सरफेस हैं, एक सरफेस ये वाला है, एक सरफेस ये वाला है, और एक सरफेस ये वाला है। तो कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला सरफेस है। अब इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा, मतलब इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा फाई ए कह दिया, इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा फाई सी कह दिया, और इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा फाई बी, जिसको मुझे दे रखा है फाई। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब ए और सी दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो दोनों की वजह से फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा। फाई ए इज इक्वल टू फाई सी, और टोटल फ्लक्स क्या होगा, फाई ए प्लस फाई सी प्लस फाई बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वल है, मींस 2 फाई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो फाई ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहां क्या कह रहा है, चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। एक सेंटर पे Q का चार्ज रखा है, साइड दे रखी है A, अब सेंटर पे है तो टोटल फ्लक्स सारे फेसेस से जाएगा, इधर 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 इधर, ठीक। तो कितने फेसेस हो गए, 6। तो पाई टोटल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इज 6 टाइम फ्लक्स ड्यू टू ईच फेस इज इक्वल टू Q by epsilon naught, means phi is equal to 1/6 Q by epsilon naught। अब जरा यहां देखो,
यहां पर ये 4 पाई और 4 पाई दे रखा है, कैंसिल आउट हुआ, ये क्या बन गया, ये वाली चीज क्या बन के आ रही है, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। A point charge plus Q is placed at the center of a cube of side L. The electric flux emerging from the cube is, उस क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ एक फेज से होता है 1/6 Q/ε0, लेकिन टोटल की अगर मैं बात करूं तो एक इस डायरेक्शन में, दूसरा ऑपोजिट, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरा, Q/ε0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां क्या दे रखा है, एक हॉलो मेटल स्फीयर है, रेडियस कैपिटल आर, यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। तो इसको ग्राफिकली अगर मैं देखूं, ई और स्मॉल, एक हॉलो मेटल स्फीयर है, मतलब इनसाइड मेरा कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो इनसाइड मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0। ये मान लिया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो इनसाइड तो होगी 0, यहां पर होती है KQ/R², और उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिक्लेइंग यहां पर हो जाती है KQ/r²। तो हेयर R ग्रेटर देन कैपिटल R, हेयर R इज लेस देन कैपिटल R, यहां पर E की वैल्यू 0। So 0 as R increases from R less than capital R and decreases as R increases from R greater than capital R. Option number C is the correct answer. दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज हैं जिनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा है, प्लेस एट ए डिस्टेंस 2r, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिडवे पूछ रहा, बिटवीन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r। अब यहां क्या कह रहा है, एक मेरे पास ये शीट है जिसकी है प्लस लैम्डा, दूसरा एक है इनफाइनाइट, ये है माइनस लैम्डा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है 2r। तो मिड पॉइंट पे ये डिस्टेंस भी हो गया r और ये डिस्टेंस भी हो गया r। तो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E ड्यू टू प्लस लैम्डा इस डायरेक्शन, निगेटिव की वजह से भी डायरेक्शन जो होगा E ड्यू टू माइनस लैम्डा, क्योंकि प्लस की वजह से आउटवर्ड, माइनस की वजह से इनवर्ड। तो टोटल E, ये पॉइंट M ले लिया, E एट M इज इक्वल टू E ड्यू टू प्लस लैम्डा प्लस E ड्यू टू माइनस लैम्डा, मीन्स लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मीन्स लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो E एट M इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2
फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल दे रखी है ऑफ रेडियस r इज e. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फॉर r लेस देन कैपिटल R फॉर स्फेरिकल शेल E इज 0. अब यहां पर मुझसे जो कह रहा है वो r/2 पे कह रहा है. r/2 मतलब S point is at r/2. This implies inside spherical shell. Therefore, E will be equal to 0. So option number A is the correct answer. तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू.